Hello students, so today we will discuss about 16 chapter. नेम क्या है 16 चैप्टर का? द फ्रीडम स्ट्रगल एंड गांधीयन फेस. हम यहाँ पे पढ़ेंगे हमारे कंप्लीट फ्रीडम स्ट्रगल के बारे में और स्पेशली हम गांधीयन फेस को पढ़ेंगे कब से कब तक 1990 से 47 तक. ठीक है, तो गांधी जी एक ऐसा फिगर है जो आप लोगों के लिए न्यू नहीं है. ही इज़ नॉट न्यू टू यू, है ना. आप लोगों ने हिंदी में, इंग्लिश में किसी ना किसी चैप्टर में कभी ऐसे लिखा होगा, कभी गांधी जी पे ऐसे पढ़ा होगा, तो कुछ ना कुछ तो आप गांधी जी के बारे में जानते हैं. तो हम फटाफट डिस्कस करते हैं. इस फुल नेम इज़ मोहनदास करमचंद गांधी. बॉर्न एट पोरबंदर. पोरबंदर कहाँ पर है? गुजरात में है. ठीक है, और किस ईयर में ये बॉर्न हुए थे? 1869. ये आप लोग याद रखिए. ठीक है, इन्होंने जो लॉ की पढ़ाई, इन्होंने लॉ बैरिस्टर थे, इन्होंने लॉ की पढ़ाई कहाँ से की थी बच्चा लोग? इंग्लैंड गए थे पढ़ने के लिए. फिर इंग्लैंड से इन्होंने 22 ईयर कहाँ पर बिताए? साउथ अफ्रीका में. इंग्लैंड से फिर ये कहाँ पहुँच गए? साउथ अफ्रीका में. ये वहाँ पर प्रैक्टिस करने लगे थे किस चीज़ की? लॉ की. क्लियर हो गई बात? तो ये लॉयर बनने पहले गए ब्रिटेन, इंग्लैंड में पढ़ाई की, फिर वो गए साउथ अफ्रीका, वहाँ पर वो लॉ को प्रैक्टिस करने लगे. But when he was practicing law there in South Africa, he was very shocked. किससे शॉक हुए थे वो? ह्यूमिलिएशन. वो ह्यूमिलिएशन वहाँ पर कौन कर रहे थे? कौन कर रहे थे? ब्रिटिशर्स कर रहे थे. और ये ह्यूमिलिएशन ऐसा नहीं है कि यहाँ पर सिर्फ इंडियंस लिखा है तो इंडियंस ही सफ़र कर रहे थे. ये ह्यूमिलिएशन वहाँ पर हर ब्लैक फेस कर रहा था, हर कलर्ड पीपल फेस कर रहा था. और ये सब ह्यूमिलिएशन करने वाले कौन थे? ब्रिटिशर्स. क्लियर हो गई बात? तो सिल्वर ओकेशंस पे तो खुद गांधी जी को भी ह्यूमिलिएट होना पड़ा. फिर गांधी जी वहाँ से वापस आ गए. कहाँ पर आ गए? इंडिया आ गए. और इंडिया में आने के बाद वो एक इम्पॉर्टेंट लीडर बन गए. किसके? इंडियन नेशनल कांग्रेस के. हमने लास्ट चैप्टर में इंडियन नेशनल कांग्रेस के बारे में पढ़ा है. मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताओ कि इंडियन नेशनल कांग्रेस किसने एस्टेब्लिश की थी और किस ईयर में की थी. ठीक है, देखते हैं कौन सा बच्चा अच्छा लिख पाता है, मुझे आंसर दे पाता है. ठीक है, अब जब वो इंडिया आ गए, जब वो साउथ अफ्रीका में थे तो उनको ये प्रॉब्लम थी कि जो ब्रिटिशर्स हैं वो ब्लैक स्कोर कलर्ड पीपल को प्रॉब्लम दे रहे हैं. ठीक है, पर जब वो इंडिया आए तो फिर वो अगेन सैड हो गए क्योंकि इंडिया में एक अलग ही ड्रामा चल रहा था. यहाँ पर जो अपर कास्ट के जो लोग होते थे वो लोअर कास्ट के जो पीपल होते थे उनको इल ट्रीटमेंट देते थे, उनको बैडली ट्रीट करते थे. ठीक है, तो गांधी जी का ये कहना ये था कि इफ़ यू वांट टू विन अगेंस्ट द ब्रिटिश गवर्नमेंट, अगर ब्रिटिश गवर्नमेंट को हराना है, आप लोगों को जीतना है, तो आपको आपका रिलीजन, जेंडर, कास्ट, इस सब को बिल्कुल साइड में रख देना है. जब तक आप जेंडर, रिलीजन और कास्ट में फंसे रहेंगे तब तक तो आप इंडिया को फ्रीडम कभी भी नहीं दिला पाएंगे. ठीक है, फिर इन्होंने देखा कि मेजॉरिटी ऑफ इंडियंस तो कैसे हैं बच्चे लोग? पुअर हैं. तो इन्होंने अपनी लग्जरियस लाइफ भी सेक्रीफाइस की और इस सिंपल लाइफ जीने लग गए. इन्होंने जो चरखा होता है ना, चरखा मतलब स्पिनिंग व्हील, उसके ऊपर क्या किया? क्लॉथ वूव करना स्टार्ट किया और सारे इंडियंस को मैसेज दिया, यू शुड वियर खादी सो दैट इंडियन इंडस्ट्री कैन बूम. अगर हम इंडिया में बना क्लॉथ यूज़ करेंगे तो इंडियन इंडस्ट्री को क्या मिलेगा? एक बूम मिलेगा. ठीक है, फिर दूसरा उन्होंने काम किया कि ये अनटचेबल्स के साथ जाके रहने लगे. किसके साथ जाके रहने लगे हैं बच्चा लोग? ये अनटचेबल्स, है ना. अनटचेबल्स के साथ रहे और वहाँ जाके दिखाया कि इनके साथ रहने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है. इवन ही हैज़ गिवन अ न्यू नेम टू अनटचेबल्स, दैट इज़ हरिजन. उन्होंने क्या नाम दिया? हरिजन बोला, है ना. किसको बोला? अनटचेबल्स को बोला. हरिजन का मतलब क्या होता है? चिल्ड्रन ऑफ गॉड. क्लियर हो गई बात? फिर उन्होंने 2 प्रिंसिपल अडॉप्ट किए जिसके कारण ये वर्ल्ड फेमस है. हु इज़ वर्ल्ड फेमस फॉर दिस 2 प्रिंसिपल? महात्मा गांधी. ये 2 प्रिंसिपल है ट्रुथ एंड नॉन वायलेंस. कौन से बच्चा ये 2 प्रिंसिपल? ट्रुथ एंड नॉन वायलेंस. तो इफ़ समबडी टॉक्स अबाउट दैट ऑन विच प्रिंसिपल सत्याग्रह इज बेस्ड, तो बोलना ट्रुथ एंड नॉन वायलेंस. So now I want to tell you a story that is not given in your book. See what happened in 1914. In 1914, किसी को पता है क्या 1914 में क्या स्टार्ट हुआ था? वीडियो पॉज करके फटाफट कमेंट सेक्शन में लिखो तो ज़रा क्या हुआ था 1914 में. तो 1914 में हुआ था बच्चा लोग वर्ल्ड वॉर स्टार्ट. विच वर्ल्ड वॉर? फर्स्ट वर्ल्ड वॉर. 1914 से 1918 के पीरियड में क्या चला? फर्स्ट वर्ल्ड वॉर फर्स्ट चला. कब से कब तक चला? 1914 से 1918 तक. इस डेट को याद रखना. तो जब ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर चल रहा था 14 से 18 तक, तब ब्रिटिशर्स ने गांधी जी को बोला, क्योंकि गांधी जी की बहुत सारे लोग बातें सुन लेते थे, तो ब्रिटिशर्स ने गांधी जी से बोला
कि आप हमारे बिहाफ पे वर्ल्ड वॉर 1 में पार्टिसिपेट कीजिए, वर्ल्ड वॉर में पार्टिसिपेट कीजिए। अगर हम विनर साइड में आ जाते हैं या अगर हम वर्ल्ड वॉर जीत जाते हैं तो हम आपको क्या दे देंगे, फ्रीडम। तो गांधी जी को ये आइडिया अट्रैक्टिव लगा कि अगर हमको फ्रीडम मिल जाती है वर्ल्ड वॉर फर्स्ट में पार्ट करने से तो इसमें कोई बुराई नहीं है, चलो हम पार्ट ले लेते हैं। पर गांधी जी ने सब लोगों को मनाया, लोगों ने वर्ल्ड वॉर फर्स्ट में पार्ट भी लिया, ब्रिटिशर्स की जीत भी हुई। वर्ल्ड वॉर फर्स्ट में अगर आपको ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मुझसे चाहिए है तो आप मुझे बताएं, मैं एक सेपरेट वीडियो वर्ल्ड वॉर 1 पे बना देती हूँ, है ना। पर यहाँ तक हमको ये समझना है कि वर्ल्ड वॉर 1 स्टार्ट कब हुआ, 1914 में, ख़त्म कब हुआ, 1918 में। ब्रिटिशर्स विनिंग साइड में थे। वर्ल्ड वॉर 1 था मतलब बहुत सारी कंट्रीज इन्वॉल्व हो गई, पर जो ब्रिटिशर्स थे विनिंग साइड में थे, जीत भी गए, पर उन्होंने हमको फ्रीडम नहीं दी। बहुत ही बेकार लोग थे। तो ब्रिटिशर्स ने अब वापस आए तो उनको ऐसा लगा कि जब हम जीत जाएंगे तो अब हम जैसे ही इंडिया में वापस पहुंचेंगे तो लोग हमसे बोलेंगे फ्रीडम फ्रीडम। तो इस बात को जड़ से मिटाने के लिए उन्होंने एक भयंकर गंदा सा एक्ट पास किया जिसका नाम था रोलैक्ट एक्ट। कब पास किया बच्चा लोग, 1919 में। ध्यान रखना, वर्ल्ड वॉर फर्स्ट जीत के आए और आके उन्होंने इंडिया में क्या पास कर दिया, 1990 का रोलैक्ट एक्ट। देनी थी उनको फ्रीडम, उन्होंने दे क्या दिया, रोलैक्ट एक्ट। ठीक है। अब ये रोलैक्ट एक्ट में ऐसा क्या था, इसमें यह था बेटा कि इससे ब्रिटिश गवर्नमेंट को पावर मिल गई थी कि वो किसी को भी जेल में डाल सकते हैं बिना ट्रायल के। कोर्ट में कोई ट्रायल नहीं होगा, 2 साल के लिए आपको जेल में बंद कर दिया जाएगा और उस 2 साल के पीरियड में आपका ट्रायल हो ना हो इसकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। इट मीन्स ब्रिटिशर्स को एक ज़बरदस्त पावर मिल गई कि जिसको चाहो उसको जेल में डाल दो और उसका ट्रायल भी ना कराओ। दिस इज़ व्हाट रोलैक्ट एक्ट। ठीक है। तो अभी तक हमने देखा कि अब रोलैक्ट एक्ट पास हो चुका है, क्लियर बात होगी, रोलैक्ट एक्ट पास हो गया है। उसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट इवेंट होता है जिसको हम बोलते हैं जलियांवाला बाग मैसेकर। जलियांवाला बाग मैसेकर ये एक अनदर इम्पॉर्टेंट इवेंट था जो कहाँ पर हुआ, अमृतसर में हुआ। अमृतसर में है जलियांवाला बाग और ये किसने करवाया था बेटा, जनरल डायर ने। जलियांवाला बाग कहाँ पर है, अमृतसर में है। और इस पूरे के पूरे मैसेकर में किसका हाथ था, जनरल डायर का। जनरल डायर एक ब्रिटिश ऑफिसर थे जिन्होंने बैन कर रखा था कि अमृतसर में कोई प्रोसेशन नहीं होगा। प्रोसेशन मतलब कोई रैली नहीं निकलेगी और कोई पब्लिक मीटिंग नहीं होगी। ऐसा अनाउंस किसने करवाया था, जनरल डायर ने करवा रखा था। पर कुछ जो पीपल थे वो लोग पीसफुल मीटिंग के लिए एक पार्क में गए और उस पार्क का नाम था जलियांवाला बाग। क्लियर हो गई बात। और इस पार्क की एक ही प्रॉब्लम थी कि इस पार्क में एक ही एग्ज़िट थी। वैसे हम देखते हैं कि छोटे छोटे पार्क भी होते हैं तो उसमें 2 एग्ज़िट होती हैं, पर जलियांवाला बाग में एक एग्ज़िट थी। कहाँ पर था, अमृतसर में था। जलियांवाला बाग मैसेकर में किसका मेजर रोल है बेटा, तो याद रखना जनरल डायर का। किसका, जनरल डायर का। क्योंकि पार्क में एक ही एग्ज़िट थी तो जनरल डायर ने क्या किया, पुलिसमैन को ऑर्डर दिया कि एग्ज़िट को ब्लॉक कर दो और ओपन फायरिंग मतलब पिस्तौल गन जो भी कुछ होगी उससे ओपन फायरिंग स्टार्ट करवा दी। एंड किलिंग थाउजेंड्स ऑफ पीपल एंड इंजीनियरिंग मेरी मोर। बहुत सारे लोग, थाउजेंड्स ऑफ लोग तो वहीं पर मारे गए और बहुत सारे लोग इंजर्ड हो गए। और ये इंसिडेंट कब हुआ बच्चा, 13 अप्रैल 1919। रोलैक्ट एक्ट कब पास हुआ, 1919। जलियांवाला बाग मैसेकर कब हुआ, 13 अप्रैल 1919। ठीक है। अब यहाँ पर उन लोगों की डेथ हुई, उन लोगों को किल किया गया जो एज सच किसी हैवी किसी और गलत काम करने के लिए आए नहीं थे, वो तो पीसफुल मीटिंग के लिए आए थे। और कुछ बुक तो ऐसा भी बोलती हैं कि वो बैसाखी फेस्टिवल मेला देखने के लिए भी आए थे। पर हो गया जलियांवाला बाग मैसेकर कि थाउजेंड्स ऑफ लोग मर गए हैं, बहुत सारे लोग वूंड्स हो गए हैं, इंजर्ड हो गए हैं। इस कोल्ड ब्लडेड मैसेकर की हुआ जिसमें इनोसेंट पीपल की डेथ हुई। तो यहाँ पर इंडियन नेशनल कांग्रेस ने क्या लॉन्च की, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट इंडियन नेशनल कांग्रेस ने लॉन्च की। और कब लॉन्च की बच्चा, जलियांवाला मैसेकर के अपोज में। ठीक है। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट इन 1920। 1990 में रोलैक्ट एक्ट पास हुआ, 1990 में जलियांवाला मैसेकर हुआ। और नॉन कॉपरेशन मूवमेंट कब लॉन्च हुई, 1920 में। ठीक है। दिस वॉज द फर्स्ट बिग मूवमेंट लेड बाय गांधी जी। इस मूवमेंट को कौन लेड करे थे, गांधी जी। ठीक है। एंड दिस पीरियड इज नोन एज द बिगिनिंग ऑफ गांधीयन फेज ऑफ फ्रीडम स्ट्रगल।
सो ऐसे यहाँ पर गांधीयन फेज की स्टार्टिंग हो गई। ठीक है, कब स्टार्टिंग हुई बच्चा? 1920 के बाद से। क्लियर हुई बात? नॉन कॉपरेशन मूवमेंट क्यों लॉन्च हुआ था? क्योंकि जलियांवाला बाग मैसाकर से लोग सेटिस्फाई नहीं थे, इसीलिए क्या हुआ? नॉन कॉपरेशन मूवमेंट लॉन्च हुई। कब हुई? 1920 में हुई। सो द बेसिक आइडिया बिहाइंड द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट ये था कि हम ब्रिटिशर्स को कॉपरेट नहीं करेंगे। जैसे स्कूल्स हैं, ब्रिटिशर्स जो स्कूल रन कर रहे हैं, जो कॉलेज रन कर रहे हैं, तो वहाँ पर हम लोग काम नहीं करेंगे। सपोज़ करो कुछ लंबरिंग का काम चल रहा है फॉरेस्ट में, है ना, तो वो जो लंबरिंग कौन कर रहे हैं? इंडियंस। तो हमने बोला अब हम आपको कॉपरेट नहीं करेंगे, मतलब हम आपके साथ मिलकर काम नहीं करेंगे। दिस इज़ वॉट द बेसिक आइडिया बिहाइंड नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। इट मीन्स यहाँ पर ये नॉन वायलेंट प्रोटेस्ट था। कैसा था? नॉन वायलेंट प्रोटेस्ट। और ये किस पे डिपेंड करता था? कौन सी मेथड? सत्याग्रह। ठीक है, और अल्टीमेट मीनिंग या जो गांधी की जो इच्छा थी कि हम पीसफुल मीन्स में क्या ले लें? ब्रिटिशर्स से फ्रीडम ले लें, है ना। थाउजेंड्स ऑफ इंडियन ने इस मूवमेंट को ज्वाइन किया। स्टूडेंट्स ने क्या को बॉयकॉट कर दिया? वो स्टूडेंट्स जो ब्रिटिश रन स्कूल्स या कॉलेजेस में जाते थे, उन लोगों ने स्कूल्स को बायकॉट कर दिया। लॉयर ने बोला कि अब मैं कोर्ट में प्रैक्टिस नहीं करूँगा। ठीक है, और पिकेटेड का मतलब होता है जो एंट्रेंस को रोकना। पिकेटेड मतलब एंट्रेंस। सपोज़ करो ये वाइन शॉप है, यहाँ पर बहुत सारी वाइन शॉप है और ये वाइन शॉप की एंट्री है, यहाँ पर एंट्री है, तो बहुत सारे लोग लाइन बना के यहाँ पर खड़े हो जाएंगे और फिर वो किसी को एंटर नहीं होने देंगे। दिस इज़ व्हाट, इसको क्या बोलते हैं हम? पिकेटिंग। कि यहाँ पर बहुत सारे लोग XYZ खड़े हो जाएंगे और ये जो डोर है इससे बियर शॉप तक किसी को एंट्री नहीं करने देंगे। हम इसको क्या बोलते हैं? पिकेटिंग। तो बियर शॉप्स की पिकेटिंग की गई और उन शॉप्स को भी पिकेटेड किया गया, वहाँ पर भी किसी की एंट्री नहीं होनी थी जो ब्रिटिश मेड गुड को सेल करते थे। क्लियर हो गई बात? ठीक है, और सब लोगों से कहा गया कि आप इंडियन मेड गुड्स को ही खरीदो। ठीक है, इलेक्शंस को भी बायकॉट कर दिया गया। इलेक्शंस होने वाले थे वहाँ पर, सिर्फ एक जगह इलेक्शंस हुए उस टाइम में कहीं पर, बाकी हर जगह इलेक्शंस को बायकॉट कर दिया गया। ठीक है, जितने भी ऑनर्स और जो टाइटल्स ब्रिटिशर्स ने दिए थे उन सबको भी रिटर्न कर दिया गया, है ना। सबसे बड़ा जो बात थी ये थी कि रविंद्रनाथ टैगोर हु रिटर्न द नाइटहुड टाइटल। उनको किसने नाइटहुड टाइटल दिया था? ब्रिटिशर्स ने नाइटहुड टाइटल दिया था। कब दिया था? 1915 में उन्होंने अपना ये टाइटल भी वापस कर दिया। तो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में याद रखो हमने क्या क्या किया? हमने इंडियन मेड गुड को यूज़ किया, ब्रिटिश गुड्स को यूज़ नहीं किया। पिकेटिंग की बियर शॉप्स के सामने, पिकेटिंग की हमने उस शॉप के सामने जो ब्रिटिश मेड गुड सेल कर रहे थे। ठीक है, हमने उन लोगों को समझाया कि आपको ऐसे नहीं करना है। स्कूल बच्चों ने स्कूल छोड़ दिए, लॉयर ने प्रैक्टिस करना छोड़ दिया कि अब हम किसी भी तरीके से तुम्हारे साथ कोऑपरेट नहीं करेंगे। ठीक है, पर ये जो पीसफुल मूवमेंट चल रही थी, इस पीसफुल मूवमेंट में कुछ झटका लग गया। कब झटका लग गया? 1922। 2 साल तो अच्छे से चली, 20 से 22 तक, पर चौरी चौरा कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश इंडियन स्टेट जहाँ पर चौरी चौरा है, वहाँ पर ये जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट है ये टर्न हो गई काय में? वॉयलेंट मूवमेंट में। वहाँ पर एक प्रोसेशन था फार्मर का। फार्मर एक रैली निकाल रहे थे, तो जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने फायर करना स्टार्ट कर दिया वो फार्मर पे। फार्मर का जो प्रोसेशन था वो तो पीसफुल था, पर उसको फायर किसने किया? ब्रिटिशर्स ने फायर किया। इसके रिटेलिएशन में वहाँ के लोगों ने क्या किया? अब क्या वो चुपचाप खड़े रहते कि उनके किसानों को मार दिया? तो उन्होंने चौरी चौरा में जो पुलिस स्टेशन थी उसमें आग लगा दी। गांधी जी को गुस्सा आ गया कि मैं तो नॉन वायलेंस मूवमेंट चला रहा था, इन लोगों को चौरी चौरा पुलिस स्टेशन में आग लगाने की क्या ज़रूरत थी? वो इससे बहुत डिसअपॉइंट हुए और उन्होंने इस मूवमेंट को कॉल ऑफ कर लिया, मतलब नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को बंद कर दिया। ठीक है, गांधी जी ने तो विड्रॉ कर लिया है मूवमेंट को। अब गांधी जी नहीं चाह रहे हैं कि वो मूवमेंट कंटिन्यू करे। क्यों? क्योंकि उन्होंने बोला था नॉन वायलेंस होना चाहिए, पर या तो वायलेंट में टर्न हो गई। क्लियर होगी बात? चलो, देन टू कांग्रेस कंटिन्यू रही, उसने गवर्नमेंट एक्ट पे हमेशा प्रोटेस्ट करना स्टार्ट रखा, पर उनको सप्रेस कर दिया जाता टाइम टू टाइम। सप्रेस करना मतलब दबा देना। ठीक है, और जो इंडियंस थे उनको भी बहुत गुस्सा आया गांधी जी की इस बात से कि आपने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को विड्रॉ क्यों कर लिया? अच्छी तो चल रही थी, इसको चलने देते। पर पता नहीं गांधी जी ने क्यों विड्रॉ कर लिया, मुझे भी ये बात समझ में नहीं आ रही है ना। तो जो रिवोल्यूशनरी नेशनलिस्ट थे उनको लगा कि जो नॉन वायलेंट मूवमेंट है उससे तो हमको कभी भी इंडिपेंडेंस मिलने ही नहीं वाली,
और उस रेवोल्यूशनरीज़ में मेजर रेवोल्यूशनरीज़ थे भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, जतिन दास, सूर्य सेन, बिनोय, बादल, दिनेश, ठीक है। और बाद में इनको सेंटेंस टू डेथ मिला, किसके द्वारा? ब्रिटिशर्स के द्वारा। पर एक बार ये अच्छा धमाकेदार काम तो करके गए। भगत सिंह मूवी आप लोगों ने देखी होगी ना, एक पुरानी वाली, एक बॉबी देओल वाली है और एक अजय देवगन वाली है। नहीं देखी है तो देखो, उससे आपको पता चलेगा कि कैसे रूल कर रहे थे ब्रिटिशर्स हमारे ऊपर। सो डू वॉच भगत सिंह, एनीवन, कोई सी भी एक देख लें, ठीक है। और भगत सिंह को तो आज भी हम, इन सभी को आज हम इनकी ब्रेवरी के लिए जानते हैं। क्लियर हो गई बात। नॉन वायलेंस मूवमेंट को जब गांधी जी ने कॉल ऑफ कर लिया तो रिवोल्यूशनरी को समझ में आ गया कि ऐसे तो हमको इंडिपेंडेंस मिलने से रही। ये लोग एक फुट और आ गया है, इन्होंने कुछ ऐसे काम किए कि ब्रिटिशर्स ने इनको सेंटेंस टू डेथ दे दिया। क्लियर। अब क्योंकि चौरी चौरा हो रहा है, नॉन वायलेंस मूवमेंट हो रही हैं, तो ब्रिटिशर्स को भी समझ में आ गया कि भाई ऐसे तो काम नहीं चलेगा। तो उन्होंने एक कमीशन बैठाई। कौन सी कमीशन? साइमन कमीशन। इसको हेड करने वाले थे जॉन साइमन, तो इसीलिए इस कमीशन का नाम ही क्या रख दिया? साइमन कमीशन। इस पे इंडिया में लॉ एंड ऑर्डर को कैसे मेंटेन किया जाए, कौन सी राइट्स दी जाए, कौन सी नहीं दी जाए, सिचुएशन को कैसे हैंडल किया जाए, ये सब डिस्कस कर रहे थे कौन? ब्रिटिशर्स। क्लियर हो के बाद। तो जो साइमन कमीशन थी, इसमें कोई भी इंडियन मेंबर नहीं था, नो इंडियन मेंबर। आप इंडिया के बारे में डिस्कस करने वाले हो और कोई भी इंडियन मेंबर नहीं है तो कैसे डिस्कशन होगा? इसीलिए साइमन गो बैक, साइमन गो गैप के हमने क्या लगाए? नारे लगाए, ठीक है। तो जब साइमन जी न्यू इंडिया के लिए आइडियाज़ लेके कहाँ आ रहे थे? इंडिया में आ रहे थे, ठीक है। तो जब वो इंडिया में आ रहे थे तो कांग्रेस ने बायकॉट किया। क्यों बायकॉट किया? कि 7 मेंबर है इस कमीशन में पर कोई भी इंडियन नहीं है, नो इंडियन मेंबर। तुम हमारे बारे में डिस्कशन करने वाले हो, इंडिया की सिचुएशन के बारे में बात करने वाले हो और कोई इंडियन मेंबर ही नहीं है, तो ऐसे कैसे काम चलेगा भाई? तो हमने साइमन को ग्रीट किया। कैसे ग्रीट किया? विथ ब्लैक फ्लैग्स और साइमन गो बैक, साइमन गो बैक के हमने क्या लगाए? वहाँ पर नारे लगाए, ठीक है, प्रोटेस्ट किया। लाला लाजपत राय वॉज सर्वली इंजर्ड इन लाठी चार्ज। और इसके अगेंस्ट में क्या हुआ? लाठी चार्ज हुआ। तो लाठी चार्ज में जो लाला लाजपत राय थे वो बहुत हैवीली इंजर्ड हो गए और हैवीली इंजर्ड होने के बाद कुछ टाइम बाद उनकी डेथ भी हो गई। किसमें? ये साइमन गो बैक में, ठीक है। अब नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट तो कॉल ऑफ हो गई है, ठीक है। अब गांधी जी न्यू मूवमेंट के साथ आए, एक न्यू मूवमेंट के साथ आए जिसका नाम था सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। तो बच्चा लोग अभी ध्यान से सुनो, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट और नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में एक ही डिफरेंस है। नॉन कोऑपरेशन में हमने ये बोला कि हम आपके साथ कोऑपरेट नहीं करेंगे। नॉन कोऑपरेशन इज़ ऑल अबाउट कोऑपरेशन, हम आपके साथ कोऑपरेट नहीं करेंगे। क्लियर हो गई बात। पर सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में दोनों ही चीज़ें थी, ना तो हम आपके साथ कोऑपरेट करेंगे और ना ही नहीं, हम आपके रूल्स को भी ब्रेक करेंगे। किसको ब्रेक करेंगे बेटा? रूल्स को भी ब्रेक करेंगे। ना ही तो हम अब आपका कोई रूल मानने वाले हैं, जितने भी अनजस्ट रूल हैं आपके, जितने भी अनजस्ट रूल हैं हम उनको भी नहीं मानेंगे और ना ही आपके साथ कोऑपरेट करेंगे। दिस इज़ व्हाट सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। दो चीज़ें, कोऑपरेट भी नहीं करेंगे और आपके अनजस्ट रूल्स को भी तोड़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर 1930 में इंडियन नेशनल कांग्रेस ने कंप्लीट इंडिपेंडेंस की बात की और 26 जनवरी 1930 को क्या सेलिब्रेट किया? अपना इंडिपेंडेंस डे, पूर्ण स्वराज दिन। पर अनफॉर्चुनेटली इस डे को उस टाइम में इतना ज़्यादा रेस्पॉन्स नहीं मिला और फिर उसके बाद में क्या हुआ? सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट लॉन्च की अंडर द लीडरशिप ऑफ गांधी जी। कौन सी मूवमेंट? सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। और इस मूवमेंट में अदर लीडर्स कौन कौन थे बच्चा? राजेंद्र प्रसाद, सरदार वल्लभ भाई पटेल, मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद, सरोजिनी नायडू एंड जवाहरलाल नेहरू। इन सब ने मिलकर सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को लॉन्च किया। जो पहला हमने अनजस्ट लॉ तोड़ा वो अनजस्ट लॉ कौन सा था बच्चा? सॉल्ट लॉ।
देखो सॉल्ट एक ऐसी चीज़ है जो रिच भी उतना ही यूज़ करता है जितना पुअर यूज़ करेगा। तो सॉल्ट एक बेसिक कमोडिटी थी जो रिच और पुअर दोनों ही यूज़ कर रहे थे। देन टू ब्रिटिशर्स उस पर बहुत सारा टैक्स लगा के उसको पुअर पीपल को बेच रहे थे। तो दांडी मार्च में गांधी जी ने बोला कि ये जो ब्रिटिशर्स की मोनोपोली है ओवर वॉट सॉल्ट, हमको इसको तोड़ देंगे, ये भी अनजस्ट है। The salt is used by poor as well as rich people. Then too, tax is imposed by the Britishers on that commodity. दैट इज़ वाई वो चाह रहे थे कि अब हाई प्राइजेस पे अब कोई सॉल्ट नहीं खरीदेगा, अब हम अपना सॉल्ट खुद बनाएंगे। तो उन्होंने 78 फॉलोअर्स को लिया। कितने फॉलोअर्स थे बेटा? 78 फॉलोअर्स के लिए थे, है ना। और 240 माइल से, ठीक है। चलो अच्छा इस पे बारे में बात करेंगे। 300 किलोमीटर का डिफरेंस है, कहाँ से कहाँ तक? साबरमती टू दांडी, है ना। साबरमती टू दांडी कितना डिफरेंस है? उनका आश्रम कहाँ था? साबरमती में था। से वो कहाँ तक गए? दांडी तक गए। दांडी कहाँ? गुजरात कोस्ट तक गए और वहाँ पर उन्होंने नमक खुद से बनाया और इस तरीके से सॉल्ट लॉ को ब्रेक किया। गांधी जी साबरमती से दांडी तक गए, वहाँ पर नमक खुद बनाया और सॉल्ट लॉ को ब्रेक कर दिया। और ये ओपन डिफाइंस था किसके लिए? ब्रिटिशर्स के लिए, कि अब हम आपकी बातों को बिल्कुल भी नहीं मानने वाले हैं, ठीक है। कितने फॉलोअर्स थे? 78। कितने किलोमीटर वो चले? 300 किलोमीटर वो चले। यहाँ पर किलोमीटर में दिया है, बाकी आप हायर क्लासेस में पढ़ोगे तो वहाँ पर माइल्स में दिया है, ठीक है। अब इस मूवमेंट का एक एडवांटेज और मिला कि ये जो मूवमेंट थी इसमें वुमेन ने भी पार्टिसिपेट किया, स्टूडेंट ने भी पार्टिसिपेट किया, लैंड ऑनर्स ने भी पार्टिसिपेट किया और पीजेंट्स ने भी पार्टिसिपेट किया। सब लोगों ने सॉल्ट लॉ को ब्रेक किया। जहाँ जहाँ पर भी कोस्ट एरिया थे, हर जगह, हर कोस्टल एरिया पे ये हुआ कि वहाँ पर गए, सॉल्ट खुद बनाया और सॉल्ट लॉ को ब्रेक किया। इस मूवमेंट के अगेंस्ट में 1000 ऑफ पीपल को जेल में डाल दिया गया, ठीक है। मोर ज्वाइन द मूवमेंट, इट कंटिन्यू टू स्प्रेड ऑल ओवर द कंट्री। और धीरे 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 करके ये मूवमेंट जो थी, कौन सी? सिविल डिसोबीडियंस, ब्रेकिंग ऑफ सॉल्ट लॉ, ये पूरी कंट्री में फैल गई। अब जो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट थी वो कब तक चलती रही? 34 तक कंटिन्यू रही, ठीक है। द ब्रिटिश वॉज टू मेक सम चेंजेस इन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। फिर उन्होंने जो ब्रिटिशर्स ने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट बनाया था 1935 में, कुछ चेंजेस करके बनाया, कुछ हमको थोड़े से बेनिफिट्स देने का ट्राई किया। देन टू इंडियंस वर अनहैप्पी, पर फिर भी इंडियंस अनहैप्पी थे। वो ये नहीं चाहते थे कि कुछ चेंजेस के बाद उनको ब्रिटिश गवर्नमेंट पे नहीं, बट वो ये चाहते थे कि ब्रिटिशर्स इंडिया छोड़ के चले ही जाएं। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट का एक फ़ायदा ये हुआ कि ब्रिटिशर्स भी परेशान हो गए। उन्होंने बोला चलो जो आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट है हम उसमें कुछ चेंजेस कर देते हैं, पर हम लोग उससे अनहैप्पी रहे कि नहीं हमको अब ऐसा कोई चेंज वेंज नहीं चाहिए, अब आप तो एक काम करो यहाँ से निकलो, चलते बनो, अब हमको आपका ज़्यादा रूल नहीं चाहिए है। अब इसी बीच एक इंटरनेशनल सिनारियो में चेंज आया, ठीक है। क्या ब्रेकआउट हो गया बेटा? सेकेंड वर्ल्ड वॉर। कब ब्रेकआउट हुआ? 39 से ये चलता है 44, ठीक है। 39 में वर्ल्ड वॉर ब्रेकआउट हो गया, तो ये प्रोसेस और डिले हो गई। फिर से ब्रिटिशर्स बोलने लगे इंडियंस को कि आप हमारी हेल्प करो वॉर लड़ने में, पर कांग्रेस इससे बहुत डिससेटिस्फाई थी और उसी टाइम कांग्रेस ने क्या लॉन्च कर दी बेटा? क्विट इंडिया मूवमेंट। कब? 42 में। और यहाँ पर गांधी जी ने स्लोगन दिया डू और डाई। तो कोई पूछता है डू और डाई किसका स्लोगन है? तो वो गांधी जी का स्लोगन है, ठीक है। या तो इंडियंस फ्रीडम ले लें या तो फिर फ्रीडम लेने की दौड़ में मर जाएं, या फ्रीडम लेते लेते वो लोग मर जाएं। डू और डाई करो या मरो, ठीक है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर कब हुआ? 39 में स्टार्ट हुआ, ख़त्म कब हुआ? 44 में। तो यहाँ पर बच्चों तुम्हारी मैम फ्लो में थोड़ा सा गलत बोल गई हैं। ये 39 to 45, 44 नहीं है यहाँ पर, कितना है? 45। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर चला था 1914 to 1918 और जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर है वो चला था 1939 to 1945, नॉट 44। मैंने पहले 44 बोला ना, वो गलत है। कब तक? 45 तक, ठीक है। यहाँ पर गांधी जी ने स्लोगन दिया डू और डाई। अगेन आई एम सेइंग सॉरी, इट इज़ 45 नॉट 44। क्लियर है? हो जाते हैं कभी कभी स्लिप ऑफ टंग। अब हम आ गए हैं इस चैप्टर के लास्ट टॉपिक पे, द इंडियन नेशनल आर्मी। इंडियन नेशनल
आर्मी। क्लियर होगी बात। जो सुभाष चंद्र बोस थे उनको पॉपुलरली हम क्या बोलते हैं, नेताजी। सुभाष चंद्र बोस पॉपुलरली नोन एज नेताजी, है ना। हाईली रेस्पेक्टेड लीडर्स थे, इंडिपेंडेंस मूवमेंट के बहुत ही रेस्पेक्टेड लीडर थे। कौन? सुभाष चंद्र बोस। उन्होंने क्या बनाई बेटा, इंडियन नेशनल आर्मी, और इसी का दूसरा नाम था आज़ाद हिंद फौज। इंडियन नेशनल आर्मी और आज़ाद हिंद फौज। और फिर इंडिया के फ्रीडम के लिए उन्होंने बहुत काम किया। उनका विश्वास था कि फ्रीडम फोर्स से ही मिलेगी। आप इनसे कितनी भी प्रार्थना कर लो, ये कभी इंडिया छोड़ के नहीं जाएंगे, आप जब तक फोर्स का यूज़ नहीं करोगे। ऑल्दो इनको बहुत बार जेल में डाला गया, पर वो धीरे से एस्केप करके भाग गए। कहाँ गए वो? भागकर रशिया गए, और फिर रशिया से गए वो जर्मनी, और जर्मनी से फिर वो गए जापान। रशिया से जर्मनी, जर्मनी से जापान। और उन्होंने आउट्स कंट्री के बाहर रह के भी अपने लिए बहुत ज़्यादा सपोर्ट इकट्ठा किया। गार्निंग मतलब वो मोतियों में हम बोलते हैं ना, माला डालना, तो एक 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 करके उन्होंने बहुत सारी कंट्रियों से सपोर्ट लिया टूवर्ड्स इंडिया, है ना, कि हमको ब्रिटिशर से फ्रीडम चाहिए है, तो सब जगह से उनको हाँ सपोर्ट करने के लिए हाँ किया गया। अब देखो अगेन 44 नहीं 45, है ना। 1945 में क्या हुआ बच्चा, एक मिनट। 1945 में मैंने आपको बताया कि वर्ल्ड वॉर ख़त्म हो गया। कौन सा वर्ल्ड वॉर बेटा? वर्ल्ड वॉर सेकेंड, ठीक है। अब ब्रिटिशर्स के पास कोई ऑप्शन नहीं बचा सिवाय हमको फ्रीडम देने के। तो वर्ल्ड वॉर कब ख़त्म हुआ? 1945 में। फिर 15 अगस्त 1947 को इंडिया एक फ्री कंट्री बन गया। तो ये जो फ्रीडम थी ये हमको इतनी आसानी से नहीं मिल गई, इसके लिए हमने एक बहुत बड़ी कॉस्ट हमको पे करनी पड़ी, और वो कॉस्ट थी डिवीज़न ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान, ठीक है। इंडिया और पाकिस्तान का डिवीज़न हुआ किस बेसिस पे? रिलीजन बेसिस पे। पाकिस्तान में मुस्लिम लोग चले गए, मुस्लिम मेजॉरिटी, और इंडिया में सारे हिंदूज़ रह गए, ठीक है। और फिर हमारे जो फर्स्ट प्रेसिडेंट बने इंडिपेंडेंस के बाद वो थे जवाहरलाल नेहरू, प्रेसिडेंट। फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। और मोहम्मद अली जिन्ना कहाँ के लीडर बने? पाकिस्तान के, वो बन गए पाकिस्तान के फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर, मोहम्मद अली जिन्ना बन गए, ठीक है। तो ये रही कहानी इंडिया और पाकिस्तान के डिवीज़न की। ये एक सैड एंड है कि हमको फ्रीडम तो मिल गई, पर वो फ्रीडम हमारी कंट्री को डिवीज़न लेके आई। क्लियर हो गई बात। मुस्लिम मेजॉरिटी, हिंदू मेजॉरिटी कंट्री में दो पार्ट्स में हमारा इंडिया डिवाइड हो गया। और फिर इंडिया ने भी और पाकिस्तान ने भी, दोनों ने अपना अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, है ना, कि अपनी अपनी गवर्नमेंट बनाई और अपना अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाया। तो यहाँ पर होता है चैप्टर ख़त्म। ऑल योर सजेशंस, ऑल योर डाउट्स आर मोस्ट वेलकम, सो प्लीज़ कीप कमेंटिंग, है ना। जो भी डाउट है उसको भी आप पूछ सकते हो।